अपराधी किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, अपने आसपास ही होते हैं। बेटी, घर कब आओगी? देखिए सुपर क्राइम टाइम। अपना ख्याल रखना। अपराधी किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, वो यहीं आपके और हमारे आसपास मौजूद होते हैं। इसीलिए आपसे कहता हूं, अपना ख्याल रखना। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए कई बार देखिए, फिर चाहे वो आपका जिगरी यार ही क्यों ना हो। आज हम जो कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं वो 4 ऐसे दोस्तों की है जिसकी बुनियाद धोखे पर रखी गई। वे जवाहरात के व्यापारी नहीं थे, लेकिन उनके पास था एक बेशकीमती नगीना। फिर अचानक वे चारों लापता हो गए। क्या हुआ उनके साथ? धोखा, हत्या, अपहरण? किसी को कुछ पता नहीं चला और उन्हीं के साथ गायब हो गया उस बेशकीमती नगीने का वो किस्सा। इस फ्लैट में बेचैनी और खौफ का आलम है, क्योंकि इसमें रहने वाले बालकृष्ण पटेल का 2 दिन से कोई पता नहीं चल पा रहा है। उनकी पत्नी सीमा को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। उनके ही अपार्टमेंट में अकेला रहने वाला बालकृष्ण का दोस्त जयंती पटालिया भी साथ गया था, लेकिन उसके भी फ्लैट का दरवाजा बंद था। चित्रकूट सोसाइटी में रहने वाले 2 भाई दर्शन और मिहिर ठक्कर के माँ बाप को दोनों बेटों का बेसब्री से इंतजार है। 2 दिन पहले वो अपने दोस्त बालकृष्ण पटेल और जयंती पटालिया के साथ गए थे, तब से उनका कोई पता नहीं चल रहा है। चार दोस्त, एक बेहद कीमती नगीना रूबी और मंजिल जयपुर। मकसद रूबी की कीमत पता करना। जयंती पटालिया की स्कॉर्पियो पर सवार चारों दोस्तों ने वडोदरा से जयपुर का रुख किया। 2 दिन बाद उन सबको लौटाना था, क्योंकि रात 11 बजे के बाद उन लोगों से उनके घर वालों का संपर्क टूट गया। अगले दिन दर्शन और मिहिर के बड़े भाई ने उनका हालचाल जानने के लिए जब फोन मिलाया तो उनके दोनों भाइयों के फोन पर या तो स्विच ऑफ का मैसेज मिलता या आउट ऑफ कवरेज एरिया का। हालांकि उस वक्त तक उन्हें जयपुर पहुंच जाना चाहिए था। मेरा लास्ट दर्शन के साथ 11 बजे के आसपास कांटेक्ट हुआ। तब उन्होंने बोला मैं गोधरा पास कर रहे हम लोग, तो इट इज़ ओके, पास किया वो लोग ने। रात को मैंने फिर फ़ोन नहीं किया। दूसरे दिन सुबह से जब 7 तारीख दिसंबर से मैं उन दर्शन का मिहिर को कांटेक्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उनमें से किसी का कांटेक्ट नहीं हो रहा। बालकृष्ण की पत्नी सीमा अपनी 2 बेटियों के साथ अकेले घर में परेशान थी। उसे सहारा देने वाला भी कोई नहीं था और उसका भी उसके पति से ना तो संपर्क हो पा रहा था, न उनकी कोई खबर मिल पा रही थी। 9:30 बजे उन्होंने बोला था मुझे फ़ोन करने के लिए, इसलिए मैंने फ़ोन किया। मेरा मोबाइल नया लिया था इसलिए। तो मेरी उनके साथ बात हुई। फिर उन्होंने बोला कि मैं 11 बजे तक फ़ोन करता हूँ ऐसा। फिर 11 बजे तक फ़ोन नहीं आया तो मैंने किया फ़ोन, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। सबके फोन बंद, सभी लापता। घर वालों के मन में एक अनजाना सा खौफ सर उठाने लगा था। हैरान परेशान विकेश ने दोपहर में एक बार फिर कोशिश की। अचानक उसके पेशानी पर परेशानी की सिलवटें कम हो गई, क्योंकि जयंती के फोन पर रिंग जा रही थी। विकेश को तब बेहद राहत महसूस हुई जब जयंती ने फोन रिसीव किया। उसने विकेश को बताया कि रोमिंग एक्टिवेट ना होने की वजह से बाकी सबके फोन बंद हैं। सब खैरियत से हैं। ये जानकर सबके घर वालों की जान में जान आ गई। लेकिन यह आखिरी राहत थी, क्योंकि इसके बाद एक बार फिर उनसे फिर संपर्क टूट गया।
दर्शन, मेहर और बालकृष्ण के घर वालों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, और उधर वक्त अपनी रफ्तार से दौड़ा चला जा रहा था। अंदर से डर लगता था, लेकिन हमारे हाथ में तो कुछ था ही नहीं कि हम कुछ कर सके। कोई मैसेज नहीं था कि वहाँ जाके हम मिले, ऐसे कुछ कांटेक्ट भी नहीं था कि किसी को, हाँ किसी का मिस कॉल कैसा है तो घबराहट होती थी। सामने से मैं फ़ोन करती थी कि चलो शायद कुछ लिंक मिल जाए। हर तरफ से उम्मीदें दम तोड़ती देख दर्शन और मेहर के घर वालों ने पुलिस से संपर्क किया। पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस वालों ने पहला सवाल पूछा कि इतना कीमती रूबी दर्शन और मेहर के पास कहां से आया। विकेश ने बताया कि वो नगीना दर्शन के मालिक गोपाल हरियाणी ने उसे दिया था। गोपाल जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त के अलावा और भी कई तरह के धंधे करता था। अब पुलिस को तलाश थी गोपाल हरियाणी की, लेकिन पुलिस की तलाश का जो नतीजा सामने आया उसे जानकर सबके होश उड़ गए। जिस दिन चारों दोस्त जयपुर रवाना हुए थे, उसी दिन गोपाल बैंकॉक के लिए रवाना हो चुका था। चार दोस्त, एक बेशकीमती रत्न, और शुरू हुआ एक सफर। अचानक चारों लापता। यही नहीं, उसी दिन उस रत्न का मालिक भी शहर छोड़कर विदेश के लिए उड़ चला। क्या उन लोगों के साथ कोई अनहोनी हुई या फिर कहानी कुछ और थी? चारों की गुमशुदगी की गुत्थी बेहद उलझ गई थी। सुराग के नाम पर पुलिस के पास कुछ नहीं था। शुरुआती जांच में तो पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि जांच शुरू कहां से की जाए। चारों दोस्त घर पर यही बताकर निकले थे कि वो जयपुर जा रहे हैं, इसलिए जांच अधिकारियों ने 5 टीमें बनाकर वडोदरा के आसपास और जयपुर रवाना कर दी, मगर किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। एक एक कर सभी टीमें खाली हाथ वापस लौट आईं। कई टीमें भेजी गई। एक टीम भेजी गई नासिक, दूसरी त्र्यंबकेश्वर, तीसरी बॉम्बे, जयपुर और उदयपुर। 5 टीमें वैसे भेजी गई थी, फिर भी इनका लोकेशन मिला नहीं। 8 दिन हो गए, मगर चारों लापता दोस्तों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। बालकृष्ण की पत्नी सीमा के आंसू रुक नहीं पा रहे थे। दर्शन और मेहर के माँ बाप की भी नींद उड़ चुकी थी। और तभी पुलिस को वडोदरा से करीब 150 किलोमीटर दूर वो स्कॉर्पियो मिल गई जिसमें सवार होकर चारों दोस्त जयपुर के लिए निकले थे। बिल्कुल भयावन जंगल के अंदर, एक पहाड़ी के अंदर छोटा सा रास्ता है, कच्चा रास्ता, उसी के अंदर ही ये एबंडन मिली थी। तो वहाँ से हमने बिनबारसी हालत में उसको वहाँ से ट्रेस आउट किया था। तो हमें डाउट ये लग रहा था कि ये गाड़ी रख के गया कौन यहाँ पर। तो काफ़ी हमारी तलाश के बाद भी कोई नहीं मिला। उम्मीद की एक किरण दिखी, लेकिन वो भी जल्द ही खत्म हो गई। अब पुलिस ने अपना ध्यान लगाया लापता लोगों के मोबाइल नंबरों पर। सबकी कॉल्स का पूरा ब्यौरा निकलवाया गया कि किसने कहां और कितनी देर बात की। हर उस आदमी से पूछताछ की गई जिसने हाल फिलहाल में उनसे बात की थी, और खास ध्यान दिया गया जयंती के नंबर पर, क्योंकि उसका फोन ही सबसे देर तक चालू रहा था। लेकिन किसी से भी कोई खास जानकारी हासिल नहीं हो सकी। सिर्फ जयंती पटेलिया का ही कांटेक्ट शुरू था। लास्ट में 2 दिन बाद उसका भी डेड हो गया था। उसके बाद उनका भी कोई कांटेक्ट नहीं था। पुलिस के सामने ऐसा पेचीदा मामला इससे पहले नहीं आया था। कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। केस सुलझाने के लिए पुलिस ने एक बार फिर लापता लड़कों के मोबाइल फोन्स की डिटेल पढ़नी शुरू की, और इस बार पुलिस वाले उछल पड़े। उनके हाथ एक सुराग लग गया। दरअसल चारों युवकों ने घर से जाने के बाद जयंती के फोन से वडोदरा के एक मोबाइल नंबर पर लगातार बात की थी। फोन बंद होने से पहले तक उस नंबर पर रोजाना लगभग आधा 1 घंटा बात होती थी। वो नंबर था इरफान नाम के एक लड़के का, जो रत्नों और पुराने सिक्कों का धंधा करता था। रोड के ऊपर अपना पथारा लगा के वो स्टोन बेचता है और जूने सिक्के का बिजनेस भी करता है। तो उसको हमने उठाया, उसको पूछताछ की कि भाई ये क्या है, आपका नंबर कांटेक्ट हो रहा है, ये कौन है। पुलिस ने इरफान के फोन की सारी कॉल डिटेल्स निकलवाई और जांच शुरू की, और इस बार उसके हाथ वाकई एक चौंकाने वाली जानकारी लग गई। जिस दिन जयंती पटालिया का फोन बंद हुआ, उस दिन से एक नए नंबर से कोई इरफान से देर तक बातें कर रहा था, लेकिन अभी पुलिस उसे पहचान नहीं पाई थी। और उसके सामने फिर वही सवाल खड़ा हो गया कि आखिर कौन था वो शख्स। इसलिए उसने इरफान को पूछताछ के लिए थाने बुलवाया।
पुलिस के पूछने पर इरफान ने जो नाम लिया उसे सुनकर जांच अधिकारी चकरा गए। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि जयंती ही था। पुलिस ने जयंती के नए नंबर पर कॉल किया लेकिन फोन बंद था। इसके बाद कई बार कोशिश की गई लेकिन जयंती का फोन बंद ही निकला। लेकिन पुलिस को इतना तो पता चल गया कि 4 लापता दोस्तों में से एक जयंती लगातार अपने बड़ौदा के एक दोस्त इरफान के संपर्क में है। पुलिस को यह भी पता चला कि जयंती एंटीक चीजों को खरीदने में दिलचस्पी लेता था, लिहाजा पुलिस ने इरफान के आसपास जाल बिछा दिया। पुलिस ने इरफान को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो जयंती को ये बताए कि उसके पास एक नायाब चीज है जिसकी कीमत लाखों में मिल सकती है। और एक दिन इरफान के पास जयंती का फोन आया। इरफान ने जयंती को बताया कि उसके हाथ एक ऐसा शीशा लगा है जिसमें देखने पर सामने वाला इंसान नंगा दिखाई देता है। जयंती ने उस शीशे को खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की लेकिन एक शर्त के साथ। जयंती पटेलिया ने जिस तरह से बताई कि भाई एक प्योर तुम्हारे एक टाटा सुमो वाइट ग्लास वाली चाहिए कि अंदर कौन बैठा मुझे दिखना चाहिए, उसी के अंदर तेरा माल सामान रखना चाहिए, ड्राइवर के अलावा कोई आदमी मुझे चाहिए नहीं उसके अंदर। जयंती ने इरफान से हिम्मतनगर की साबर डेयरी के पास मिलने की बात पक्की कर ली। इरफान साबर डेयरी के पास पहुंचा। उसके गाड़ी से उतरते ही जयंती उसके पास पहुंच गया। उसने इरफान से वो चमत्कारी शीशा मांगा। शीशा इस तरह से पैक किया गया था कि खोलने में वक्त लगे। जयंती ने पैक खोलना शुरू किया और पुलिस को मौका मिल गया। सादी वर्दी पहने कई पुलिस वालों ने दौड़कर जयंती को दबोच लिया। पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लग चुकी थी। 4 लापता दोस्तों और उस बेशकीमती रूबी का सुराग मिलने ही वाला था कि अचानक इस कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया। आखिर इतनी उलझी हुई कहानी इतनी आसानी से कैसे सुलझती? पुलिस इस केस को सुलझाने में जुटी हुई थी कि अचानक जयंती के बयान ने इस कहानी को और उलझा दिया। जयंती ने पुलिस को बताया कि जयपुर जाते वक्त रास्ते में उन तीनों ने उसे मारा पीटा और उसकी गाड़ी लेकर भाग गए। एक ही उसने चीज़ बताया रहा कि सर ये तीनों आदमी मेरी और ये ज्योति ये दोनों उतार के भाग गए हैं और गाड़ी उनके पास ही थी। उसके बाद गाड़ी का उसने क्या किया मुझे मालूम नहीं। लेकिन पुलिस को जयंती की कहानी पर यकीन नहीं आ रहा था। आखिरकार पुलिस ने वो तरीका अख्तियार किया जिसके लिए वो बदनाम है और फिर सामने आई एक खूनी दास्तान। दरअसल जयंती को उसके दोस्त बालकृष्ण ने बताया कि उसे एक रूबी की कीमत पता करने जयपुर जाना है। हालांकि उसकी कीमत 6.5 करोड़ रुपए है, लेकिन उसके अंदाज से इस रूबी की कीमत इससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए। वो रूबी उसका एक दोस्त दर्शन अपने मालिक से ले आया है। जयंती ने बालकृष्ण के साथ जयपुर चलने का प्लान बना लिया। साथ ही उसने रूबी हासिल करने का षड्यंत्र भी रच लिया। दर्शन जब रूबी लेकर बालकृष्ण के साथ चलने वाला था तो दर्शन का भाई मिहिर भी उनके साथ हो लिया। दर्शन, मिहिर और बालकृष्ण ये तीनों जयंती की गाड़ी में सवार होकर जयपुर के लिए रवाना हुए। उन्हें भनक तक नहीं लगी कि उनके साथ रास्ते में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि जयंती के आदमी उस रास्ते पर अपना जाल बिछा चुके थे। जाल रूबी को हासिल करने का, जिसकी कीमत पता करने के लिए ये चारों दोस्त जयपुर जा रहे थे। रात के करीब 10 बजे थे। जयंती ने रास्ते में पड़ने वाली बागड़ी देवी मंदिर पर गाड़ी रोक दी और कहा कि माता के दर्शन करके चलेंगे। उसने कहा कि एक एक कर सभी दोस्त दर्शन करेंगे ताकि रूबी गाड़ी में महफूज रहे। पहले वो दर्शन को लेकर गए। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, जयंती के आदमियों ने दर्शन के सर पर वार किया और फिर रस्सी से गला घूंटकर उसकी हत्या कर दी। गाड़ी के पास आकर उसने मिहिर से कहा कि दर्शन साथ में पूजा करने के लिए बुला रहा है और फिर मिहिर का भी वही हश्र हुआ। फिर जयंती ने बालकृष्ण के पास आकर कहा कि वो दोनों उसे रूबी के साथ पूजा करने के लिए बुला रहे हैं। बालकृष्ण के ऊपर पहुंचते ही हत्यारे उस पर टूट पड़े और उसका भी काम तमाम कर दिया। इसके बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी लाशों को एक सुनसान जगह ले जाकर गाड़ दिया और उनके मोबाइल से सिम निकालकर वहीं तोड़कर फेंक दिए।
बाद में पुलिस ने जयंती की निशानदेही पर तीनों लाशें बरामद कर ली। तीनों लोगों को बेरहमी से खत्म करने वाले जयंती के मन में अचानक लालच ने सर नहीं उठाया था। वो एक स्कूल मास्टर था। तनख्वाह कम थी लेकिन खर्चे बेहिसाब। पत्नी के अलावा उसके 2 और औरतों से भी संबंध थे। अपनी अय्याशियों को पूरा करने के लिए उसने लोगों को धोखा देकर पैसे ऐंठने शुरू कर दिए। वो अमीर बनने के लिए तांत्रिक विधियां भी इस्तेमाल करता था। कई महाराज लोगों के पास जाता था, लाखों रुपए वो खर्च करता था कि 1 के 2 पैसे कोई बना के देवे या कुछ तांत्रिक विद्या से पैसे मिल जाए। तो इसमें उसने 20-25 लाख रुपए का खर्चा किया था और रातों रात करोड़पति हो जाने के वो सपने देख रहा था। इस बीच गोपाल हरियाणी विदेश से वापस आ चुका था। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो इस कहानी का सबसे हैरत अंगेज पहलू सामने आया। दरअसल रूबी की असली कीमत 3 लाख से ज्यादा नहीं थी। गोपाल ने उसकी कीमत बढ़ाने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया था। इसके बाद वो दर्शन को जयपुर भेजकर हीरा व्यापारियों के बीच रूबी की कीमत को चर्चित करना चाहता था ताकि धोखा देकर उसे ऊंचे दाम पर किसी को बेचा जा सके। एक बड़े धोखे की बुनियाद एक छोटे धोखे पर रखी गई, लेकिन धोखा खा गया पैसों का वो भूखा दरिंदा जिसने 3 बेगुनाहों की जान ले ली। फिलहाल दोस्ती में दगा देने वाली इस कहानी में बस इतना है, लेकिन आप अपना ख्याल रखिए।